क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। अदिश राशि है। इसका मात्रक एसआई पद्धति में जूल, इसका मात्रक एसआई पद्धति में जूल तथा सेजियस पद्धति में अर्ग होता है। सेजियस पद्धति में अर्ग होता है। सेजियस पद्धति में अर्ग होता है। आगे लिखिए, ऊर्जा के अन्य मात्रक, और इसको नोट कर लीजिए। वह 1 वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके मान लिख लीजिए। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 3600 जूल को क्या ये लिख सकते हैं आप? 3.6 × 10 की घात 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, या फिर उस तरह भी लिखा हुआ है तो गलत नहीं है। 3.6 × 10 की घात 3 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट से इंटू कर देंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा आपका? 3.6 × 10 की घात 6 जूल। देखिए, किलो बनाने के लिए क्या करते हैं? 1000 का इंटू करते हैं। 3600 जूल पहले से था, 3600 जूल में 1000 का इंटू करेंगे तो क्या ये नहीं बनेगा? बन जाएगा भाई। इसके 10 की घात 6, इसके 0 जितने हैं सब ऊपर चढ़ा दीजिए, ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 × 10 की घात 6 जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। चलिए, हो गया सबका? अब लिखे ऊर्जा के स्वरूप, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हमने बताया ना कि ऊर्जा कई प्रकार के रूपों में होती है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप आप समझिएगा थोड़ा सा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। जैसे ये बता दिया हमने आपको कि ऊर्जा क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की उसमें जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो ऊर्जा होती है। इतना याद रखना है कि ऊर्जा अदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। इसके मान आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी पेपर में आता है। तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 की घात जूल, 10 की घात 6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। अब आते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। अभी हमने बताया कि ऊर्जा के कई सारे रूप होते हैं। ऊर्जा कई रूपों में निहित होती है। जैसे हमने बताया कि किसी वस्तु में अगर कोई द्रव्यमान है तो उसके द्रव्यमान के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? द्रव्यमान ऊर्जा कहलाएगी। अगर सूर्य के कारण किसी में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे आप सौर ऊर्जा कहते हैं कि नहीं कहते? सूर्य के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे आपका सोलर सेल होता है, सोलर सेल में सूर्य के कारण ऊर्जा आती है ना, तो वो ऊर्जा कैसी होगी? सौर ऊर्जा होगी। किसी भी परमाणु के नाभिक के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगी? उसकी नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। ध्वनि में भी ऊर्जा होती है। ध्वनि भी क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। तो ध्वनि में उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई आप काम कर रहे हैं या फिर मोशन कर रहे हैं, तो अगर आप गति कर रहे हैं तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। यदि कोई वस्तु में कोई विशेष स्थिति है, कोई उसकी खास पोजीशन है, उस पोजीशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखेंगे कि हमारा जो ऊर्जा है, ऊर्जा एक रूप में बस नहीं होती, ऊर्जा कई रूपों में होती है। ये आपको परिभाषा याद नहीं करनी है क्योंकि आप सबको पता है कि सूर्य के कारण बनने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा, नाभिक के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न होने वाली गतिज ऊर्जा, विशेष स्थिति के कारण बनने वाली स्थिति।
ये दोनों आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका सूत्र भी आता है। साथ में इसको भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान ऊर्जा का एक समीकरण है। कौन सा बताइए? द्रव्यमान ऊर्जा का एक समीकरण दिया था, किसने दिया था? आइंस्टीन ने। याद है कुछ? आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, E बराबर mc²। ठीक है, तो याद रखेंगे कि द्रव्यमान के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं और आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जो कि होता है E बराबर mc²। E क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा। M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। C क्या है? प्रकाश का वेग। क्या है यहाँ पे? उन्होंने प्रकाश से संबंधित ये दिया था, लेकिन हम कहते हैं कि उसमें उपस्थित जो द्रव्यमान है वो आपका है, लेकिन यहाँ पे C क्या है? आपका प्रकाश का वेग है। चलिए लिखिए, थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, इसको समझाते हैं आगे। C यहाँ पे प्रकाश का वेग है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए द्रव्यमान ऊर्जा। पहला नंबर डाल के लिखिए द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। मास एनर्जी लिखेंगे प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण निहित ऊर्जा, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण निहित ऊर्जा, निहित मतलब संचित या समाहित, है ना? निहित ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। किसी पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण निहित ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है जिसकी गणना आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² से की जाती है। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² से की जाती है। E बराबर mc² से की जाती है, जहां पर, आगे लिखिए, जहां पर E पदार्थ में निहित ऊर्जा है। E बराबर लिख लीजिए, जहां पर E पदार्थ में निहित ऊर्जा और M पदार्थ में स्थित द्रव्यमान, पदार्थ में स्थित द्रव्यमान, और C क्या है? प्रकाश का वेग। हो गया? चलिए आप ये तीनों छोड़ देते हैं क्योंकि इनकी कोई परिभाषा आपको लिखना जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल सी परिभाषा है, सबको पता है। अब हेडिंग करिए यांत्रिक ऊर्जा। हेडिंग करना है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग करिए यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लिख रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। लिखिए किसी वस्तु में अपनी गति के कारण, किसी वस्तु में अपनी गति के कारण मोशन, अपनी गति के कारण या अपनी विशेष स्थिति के कारण, अपनी विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। लिखे, यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः
दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला लिखेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। पहला लिखेंगे गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। चलिए लिखिए इस पे, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को, गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को, निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे क्या होगा एग्जाम्पल में, जैसे चलती हुई गाड़ी, उसमें भी तो अगर गाड़ी आप चलाते रहते हैं कंटिन्यू तो आपका इंजन गर्म हो जाता है, तो क्या है वो गर्म होना, क्या है वहाँ पे एनर्जी है, एक प्रकार की एनर्जी निकल रही होती है। बहते हुए पानी की गति, बहता हुआ पानी भी तो एनर्जी देता है, तभी तो बिजली उत्पन्न होती है, पता है आप लोगों को ना। तो चलिए लिखिए, जैसे बहते हुए पानी की गति, जैसे बहता हुआ पानी, ऐसा लिख लीजिए, जैसे बहता हुआ पानी, चलती हुई ट्रेन, बहता हुआ पानी, चलती हुई ट्रेन, बहता हुआ पानी, चलती हुई ट्रेन, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु आदि। बहता हुआ पानी हो गया, चलती हुई ट्रेन हो गया, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु हो गई, घूमता हुआ पहिया हो गया, ये सभी गति कर रहे हैं, तो इनमें कैसी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर लिख लीजिए, इसका सूत्र लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। सूत्र लिखिए, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। सूत्र लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हाँ ई है ना, काइनेटिक एनर्जी के ई, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², जहाँ पे m क्या है, मास हो गया, और v क्या है, वेलोसिटी हो गई, है ना, वेग हो गया। चलिए नहीं पता होगा तो लिख लेंगे कि m है यहाँ पे द्रव्यमान और v क्या है यहाँ पे, वेग। अब हेडिंग करिए स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब हेडिंग करिए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलिए लिखिए इस पे, पोटेंशियल एनर्जी पे लिखिए, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उसके, किसी वस्तु में उसके विशेष स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसके विशेष स्थिति के कारण, विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब कोई विशेष स्थिति कैसी हो सकती है, जैसे मान लो पत्थर नॉर्मली पड़ा है नीचे, तभी नीचे पड़ा है, उसकी कोई विशेष स्थिति नहीं है। लेकिन अगर आप पत्थर को उठा के किसी ऊंचाई पर रख दीजिए तो उसकी क्या हो गई, विशेष स्थिति, स्थितिज ऊर्जा नहीं, वो उसकी क्या हुई, विशेष स्थिति। तो ऊंचाई पे जाने के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी, मतलब उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी वो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे आप घड़ी समझिए, तो घड़ी अभी बंद है, लेकिन जैसे घड़ी पे आप चाबी भरते हैं तो घड़ी क्या होती है, चलने लगती है। तो आपने क्या किया, चाबी भरना एक क्या हो गई, उसकी विशेष स्थिति हुई, और आपने चाबी भरी और आपकी घड़ी क्या हुई, चलने लग गई। मतलब आपने एनर्जी दी, विशेष स्थिति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न हुई उससे काम हमारा होने लग गया। तो चाबी भरने पे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो कैसी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे पानी का गुण क्या होता है, बहना, पानी का गुण क्या होता है, बहना। लेकिन अगर आप पानी को किसी डैम में बांध दो,
क्या पानी का गुण है बांधना? बंधना गुण तो नहीं है उसका, पानी का गुण है बहना। लेकिन हम पानी को अगर किसी रूप में बांध रहे हैं मतलब उसके हम क्या दे रहे हैं? विशेष स्थिति दे रहे हैं। तो उस स्थिति में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी पानी में वो कैसी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। अगर पानी बह रहा है तो वहां पे कैसी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो लिखिए जैसे जैसे बांध में एकत्रित पानी में संचित ऊर्जा, बांध को डैम कहते हैं, बांध में एकत्रित पानी में संचित ऊर्जा, बांध में एकत्रित पानी में संचित ऊर्जा घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर रखे हुए पत्थर, ऊंचाई पर रखे हुए पत्थर की संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर रखे हुए पत्थर की संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर रखे हुए पत्थर की संचित ऊर्जा। चलिए अब लिख लीजिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहां पे m क्या है? मास हो गया, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन, और h क्या हो गई? हाइट। जिसमें हाइट दी हुई होगी तो उसमें हाइट जरूरी होगा, जिसमें नहीं दी होगी तो नहीं दिया होगा। तो लिख लीजिए जहाँ पे m द्रव्यमान है, g है आपका गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है? ऊंचाई। EP का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। माइंड पे सेट करते जाइएगा क्योंकि अभी हम कराएंगे न्यूमेरिकल। चलिए अब हेडिंग करिए ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर फॉर्म, है ना। जो ऊर्जा होती है दूसरे रूप में किस प्रकार रूपांतरित होती है ये पेपर में पूछा जाता है। जैसे आप लोग ने सुना होगा ना कि हमारा जो विद्युत सेल है वो क्या करता है, डायनेमो क्या करता है, सुन के रखा है। डायनेमो क्या है? डायनेमो एक उपकरण होता है जो कि आपके यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत। तो एक एनर्जी जो है वो किस रूप में परिवर्तित हो रही है? दूसरे रूप, और वो किसी माध्यम से परिवर्तित हो रही है। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो अभी आप जान गए कौन करता है? डायनेमो करता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि इंजन क्या करता है? गाड़ी चलाता है। इंजन क्या करता है? वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोच के बताओ इंजन कैसे करता है? ये तो नॉर्मल सी बात है। उसको आगे बढ़ा देते हैं, जैसे जो पढ़े हैं। ये नहीं पूछ रहे कि इंजन गाड़ी चलाती है कि नहीं। हाँ खड़ी रहती है, हाँ। उसको स्टार्ट कर देते गाड़ी नहीं, जो गाड़ियों में इंजन लगा होता है उसमें कोई ऊर्जा होगी और उस ऊर्जा को वो दूसरे रूप में परिवर्तित करती है, जिस कारण से हमारी गाड़ी क्या होती है? चलती है। तो गाड़ी चल दी मतलब वो किस प्रकार की ऊर्जा बना रहे हैं यहाँ पे? यांत्रिक को गति में करता है कि बताना ऊष्मा को यांत्रिक में करता है? रुकेगा। जब आप ईंधन जलाते हैं, जब गाड़ी चलना शुरू करती है तो ईंधन क्या होता है? बर्न होता है, तभी तो इंजन खत्म होता है ना। वो पेट्रोल खत्म होता है, इंजन से पेट्रोल खत्म होता है। तो वहां पे जो आपका ईंधन था वो क्या हो रहा है? वहां पे जल रहा है। तो जलने के कारण क्या उत्पन्न होगी वहां पे? ऊष्मा। अरे भाई जब आप बहुत दूर तक गाड़ी चला के जाते हैं तो आपका इंजन गर्म होता है कि नहीं होता? तो क्यों गर्म होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा ऊर्जा को वो क्या कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होने के कारण वहाँ पे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण से हमारी गाड़ी आराम से क्या होती है? चलती रहती है। यांत्रिक ऊर्जा खत्म अगर तो
तो गाड़ी फिर आगे नहीं जाएगी। आया समझ में? तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंजन किस प्रकार की ऊर्जा को किस में कन्वर्ट। अच्छा ये बताइए, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की ऊर्जा को कन्वर्ट करता है? मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा है, उस रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि मोमबत्ती से क्या मिलता है? प्रकाश। अच्छा ये बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन, बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। हमने तो सिर्फ 6 ही पढ़े। अरे हम बहुत सारे पढ़ाएंगे, आप 6 पढ़ी है ना। चलिए लिखे, हेडिंग कर लीजिए, ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और हम लिखते जा रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए। सोलर सेल या सौर सेल, सोलर सेल भी कह सकते हैं इसे, सौर सेल भी कहते हैं। क्या करता है सौर सेल? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चलो इतना तो जानते हो, सूर्य की ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अरे ये गांवों में लगा रहता है ना। अभी विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हाँ, सोलर प्लांट अपने यहीं तो लगा है, गुड़ में। अरे वही बलवान पूरा प्लेस ही बता दो, जाना थोड़ी ना है। अच्छा आगे लिखिए, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये भी क्या करेगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर लिखिए डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये पेपर में पूछा जाता है सब कुछ। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल कहेंगे इंग्लिश में इसको, विद्युत सेल, और ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फिर है आपका अच्छा यहाँ पे विद्युत सेल भी लिख सकते हैं, विद्युत मोटर भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत मोटर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एक ही काम है। फिर है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन, ध्यान से, फोन लिखा हुआ है, क्या करता है माइक्रोफोन? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? सोच समझ के बोलो। विद्युत को, अच्छा विद्युत के कारण ध्वनि निकलेगी, हाँ। ध्वनि ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो लाउड स्पीकर होता है ना, वो हमें ध्वनि के रूप में सुनाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे अभी? ये मैंने क्या लगाया है? ध्वनि निकल रही है ना। ध्वनि, इससे ध्वनि नहीं निकल रही है बेटा, ध्वनि उससे निकल रही है। लाइट जल रही है, ध्यान से देखो, उस पे लाइट जलती है। आपको नहीं पता? ये माइक्रोफोन है, ये हमारी जो ध्वनि है, ध्वनि एक एनर्जी है, ये इस पे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक के रूप में जा रही है आपके स्पीकर के पास। स्पीकर इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? आगे समझ में, ये तो पूरा सिस्टम लाइव चल रहा है यहाँ पे। चलो लिखो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाइव एग्जाम्पल बताओ कौन देता है? कोई नहीं देता ना। अब देखो, माइक्रोफोन के बाद डायरेक्टली लाउड स्पीकर लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा। लाउड स्पीकर, जो हम ध्वनि दे रहे थे वो विद्युत में कन्वर्ट हुई है, और ये विद्युत ऊर्जा को आपको किस रूप में सुनाई दे रही है? ध्वनि में। आ गया समझ में?
यही तो कंफ्यूजिंग है ना, समझ में थोड़ा सा क्या होता है ना, हम लोग जब नहीं जानते तो ऐसे कर। चलो अब बल्ब वाला लिख लो तो ये भी समझ में आ जाए। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ट्यूबलाइट, हीटर। हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, प्रकाश में नहीं, उष्मा मिलती है ना उससे पानी गर्म कर लेते हैं। तो लिख लीजिए ये सभी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में, जिसके लिए उष्मा होगा उसके लिए उष्मा हो जाएगा, जिसके लिए प्रकाश होगा उसके लिए प्रकाश हो जाएगा। देखिए बल्ब और ट्यूबलाइट क्या करेंगे? प्रकाश देंगे, प्रकाश ऊर्जा देंगे, और हीटर क्या करेगा? वो उष्मा ऊर्जा देगा। जैसे एक और लिख लीजिए, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, मोमबत्ती या कोयले का जलना, ये किस ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को किसमें करेंगे? प्रकाश में कि विद्युत में? प्रकाश। कोयले से मोमबत्ती से प्रकाश मिलेगा, कोयले से क्या मिलेगा? उष्मा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। चलिए आ गया सबको समझ में? पेपर में ऐसे ही पूछे। हाँ पेपर में इधर वाला आ जाएगा और पूछ लेगा बताओ कौन सा इसमें ऐसा करता है, या फिर इधर का दे देगा और 4 ऑप्शन इधर के दे देंगे, बताइए कौन ऐसा काम करता है ना। जैसे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, पूछ लेगा 4 ऑप्शन आपके पास इधर वाले रहेंगे और उधर पूछ लेगा बताइए निम्न में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आपको अगर याद है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो विद्युत सेल या विद्युत मोटर, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा उपकरण या कौन सी ऐसा चीज है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो ये था आपका ऊर्जा। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम सबको याद ही है। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। जैसे अभी आप सामने पढ़ रहे हैं कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है? रूपांतरित हो रही है या परिवर्तित। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हेडिंग करिए शक्ति। तो शक्ति भी पढ़ा दें फिर न्यूमेरिकल कराते हैं। अब लिखिए हेडिंग करिए शक्ति भी करा देते हैं फिर शक्ति के बाद, क्योंकि शक्ति में ज्यादा कुछ है नहीं। क्या है शक्ति? क्या है शक्ति? अरे सीरियल वाली शक्ति नहीं बताना, बताओ शक्ति क्या है भाई? इतना मोबाइल तो मेरा भी नहीं बजता। चलो बताइए क्या है शक्ति, किसको कहेंगे शक्ति? किसी निश्चित समय में जो कार्य करता है, हाँ कोई व्यक्ति, जैसे उसमें क्या था जो ज्यादा समय तक क्षमता उसकी देखी जाती थी ऊर्जा के लिए, हाँ। लेकिन उसका एक समय देखा जाएगा कितने समय में कार्य कर रहा है। बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी वस्तु द्वारा किसी इकाई समय में किया गया कार्य, जैसे हमने आपको शायद पहले बताया होगा कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि शक्ति क्या होती है। किसी इकाई समय में, एकांक समय में किया गया जो कार्य होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी, है ना। और अगर क्षमता की हम बात करें, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ऊर्जा। लेकिन इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? उसका शक्ति, है ना। क्या भी इधर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, और शक्ति यहाँ पे कैसी राशि है? आदेश। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। और क्या होता है? हॉर्स, है ना, अश्व शक्ति। और हमने आपको बताया भी था कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो चलिए इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, जल्दी से शक्ति हेडिंग करिए और लिखिए। पावर लिखिए।
किसी कर्ता द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य, या किसी व्यक्ति द्वारा भी लिख सकते हैं, किसी कर्ता द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाती है। इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाती है। ठीक है ना। आगे लिखिए, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ये दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है ना तो लिख सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। आगे लिखिए, शक्ति अदिश राशि है। शक्ति अदिश राशि है। शक्ति अदिश राशि है। इसका मात्रक वाट, किलोवाट, अश्व शक्ति, इसका मात्रक वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति आदि होते हैं। ये सभी इसके मात्रक हैं। ठीक है, वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति, ये सभी क्या हैं, इसके मात्रक हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है तो कितने होता है, 706। इतना लिख लिया सबने, वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति। और इसके बाद लिखिए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक किलोवाट बराबर कितना होगा बताओ, 10 की पावर 3 वाट। और आपका एक मेगावाट बराबर कितना होगा, 10 की पावर 6 वाट। ये लिख लीजिए, अगर ना पता हो तो लिख लीजिए। एक हॉर्स पावर बराबर होता है आपका 746 वाट। एक किलोवाट बराबर होता है 10 की घाते 3 वाट। एक मेगावाट बराबर होता है 10 की घाते 6 वाट। अगर 1 किलोवाट बराबर हॉर्स पावर पूछे तो कितना होगा, तो 1 किलोवाट बराबर हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। हाँ, 1 किलोवाट पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है, 746। लेकिन अभी हम क्या पूछ रहे हैं, 1 किलोवाट बराबर कितने हॉर्स पावर होता है। कितना होता है सौरभ, देख के नहीं बताना है, 1.34 हॉर्स पावर लिख लीजिए। 1 किलोवाट बराबर कितने हॉर्स पावर होता है, 1.34 हॉर्स पावर होता है। आ गया सबको समझ में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे ये पॉइंट, क्योंकि ये पेपर में कई बार आ चुका है। ये वाला पॉइंट हर बार पेपर में किसी ना किसी पेपर में आता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है, तो कितना होता है 746। ये अभी तक नहीं आया है ये वाला, लेकिन अपने नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि 1 किलोवाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है, 1.34 हॉर्स पावर। और 1 किलोवाट बराबर 10 की घाते 3 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 की घाते 6 वाट। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, शुरू करें। लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तब क्वेश्चन कल कराएंगे, आज नहीं, ठीक है। लिखो, एक पिंड का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। एक पिंड का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, तथा उसकी गतिज ऊर्जा का मान 500 जूल है, तथा उसकी गतिज ऊर्जा का मान 500 जूल है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निकालिए, कौन सा सूत्र लगेगा, दिमाग लगाइए अपना और क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। 10 किलोग्राम। चलो निकालो, सबको अपने से निकालिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए हमको, क्योंकि क्वेश्चन पे ही दिया रहता है सब कुछ, है ना।
किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और उसकी गतिज ऊर्जा का मान 500 जूल। क्या दिया है आपको? गतिज ऊर्जा, मतलब कौन सा सूत्र लगेगा? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। निकालो सबको, अब तो सूत्र भी बता दिया। हो गया सबका? चलिए देखते हैं गतिज ऊर्जा निकाल। गतिज ऊर्जा दी हुई है हमें, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 500 जूल, और हमें दिया हुआ है क्या? वेग भी दिया हुआ है कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। दोनों का मात्रक सही है। गतिज ऊर्जा दी है, मतलब हमें कौन सा सूत्र लगाना है? गतिज ऊर्जा वाला। तो 1/2 mv²। ये भी दिया है, ये भी दिया है, m निकालना है तो पुट कर देते हैं वैल्यू 500। ये हो गया 1/m निकालना है। भी का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 का 2 बार गुणा, तो 10 × 10 100 हो जाता है। डायरेक्टली कर दो, 100 लिख दो, फिर इसको काट दो आप। अच्छा हाँ, इधर सामने सामने के 2 जीरो कट जाएंगे इधर इधर के, क्योंकि बटे में आता है। फिर ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, इधर आके इंटू ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो गया? m बराबर क्या हो गया? 10। तो 10 क्या हो गया यहाँ पे? किलोग्राम। m कितना आ गया हमारा? 10 किलोग्राम। आया समझ में कुछ? सब बताओ, मुंडी हिला के आया समझ में कुछ? कैसे ऐसे ऐसे हिलाते हैं कि ऐसे ऐसे हिलाते हैं? चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 10 किलोग्राम का एक पिंड। अगला क्वेश्चन लिखिए 10 किलोग्राम का एक पिंड, 10 किलोग्राम का एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए, देखते हैं, निकालिए सब कोई, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन अपने से कीजिए, कोशिश कीजिए, बन जाएगा। देखते हैं। देखिए आप डायरेक्टली पूछा ना आपसे गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv², है ना? तो सूत्र लगाइए उसको, और जो दिया है उसको पुट कीजिए। हाँ, तो पुट कीजिए जो जो दिया है उस पे। भी दिया हुआ है आपको, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौको 16। हाँ, कितना आया? 80 क्या? जूल। चलो कुछ भी नहीं था इसमें, फिर से देखिए, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। 1/2 है ही। m कितना दिया था वस्तु का? 10 दिया था। वेग कितना दिया है इस बार? 4 मीटर। 4 × 4 मतलब 4 चौको 16 हो जाएगा। अरे चलो ऐसे ही कर देते हैं, 2 पंचे 10 कर दो, 16 पंचे 4 चौको 16 हो गया, 16 पंचे 80, और 80 क्या होगा यहाँ पे? जूल होगा।